किसी सुनसान इलाके में एक घर था जिसमें एक माँ अपने बेटे को पीच खिला रही होती है। तभी उसका कुत्ता दरवाजे पर भौंकने लगता है। तो वो दरवाजा खोलकर बाहर देखती है तो एक अजीब सी बूढ़ी औरत उनके घर की तरफ आ रही होती है। वो औरत उस बूढ़ी औरत से कहती है कि क्या आप रास्ता भटक गई है? तो वो औरत कहती है, नहीं, मैं तो बस टहलने निकली थी, तभी मुझे तुम्हारे ये सुंदर सा घर दिखा तो मैं इस तरफ आ गई। ये बोलते बोलते वो उस कुत्ते को भी सहलाने लगती है। फिर वो बूढ़ी औरत एक गाना गाने लगती है जो कि उसके पापा उसे बचपन में सुनाया करते थे। अंत तक जाते जाते वो बूढ़ी औरत उस गाने को काफी अजीब तरीके से गाने लगती है। उस औरत को भी वो गाना काफी अजीब लगता है, इसलिए वो अपने कुत्ते को अंदर बुलाने लगती है, लेकिन तब तक वो कुत्ता काफी दूर जा चुका था। तभी अंदर से उस औरत के बच्चे की आवाज आने लगती है। तो वो बूढ़ी औरत कहती है कि क्या ये तुम्हारा बच्चा है? वो औरत कहती है हाँ। फिर वो बूढ़ी औरत उस बच्चे का नाम पूछती है। तो वो औरत उसका नाम चेस्टर बताती है एंड कहती है कि अब शायद आपको जाना चाहिए, मेरे पति आते ही होंगे। तो वो बूढ़ी औरत कहती है, वही आदमी जो 1 घंटे पहले यहाँ से 2 बच्चों के साथ गया था, मैंने उसे देखा था। फिर वो बूढ़ी औरत कहती है कि क्या मैं तुम्हारे बच्चे को ले सकती हूँ? वो औरत कहती है क्या? बूढ़ी औरत कहती है तुम्हारे बेटे को, उसे लेकर मुझे काफी खुशी होगी, उसे मुझे दे दोगी? वो औरत घर के अंदर जाते जाते उस बूढ़ी औरत को जाने के लिए कहती है और वो बूढ़ी औरत कहती रहती है कि इस बच्चे को मुझे दे दो। वो औरत घर के अंदर से खिड़की के बाहर देखती है तो कुछ और लोग भी उसके घर की तरफ आ रहे होते हैं। तभी लक की आंखें खुलती है। लक का परिवार चैटम से कॉम्पटन कैलिफोर्निया की तरफ जा रहा था। लक के परिवार में 4 लोग हैं, उसकी 2 बेटियां रूबी एंड ग्रेसी, उसका पति हेनरी एंड लक। लक की बड़ी बेटी रूबी अपने डैड से पूछती है कि जहाँ पर हम जा रहे हैं वहाँ पर नीग्रोज हैं? तो उसका डैड कहता है कि तुम्हारी हिस्ला आंटी और काफी सारे नीग्रोज वॉट्स में रहते हैं, पर हम उससे काफी अच्छी जगह जा रहे हैं। तो लक छूटते ही अपने पति से कहती है कि वहाँ बहुत सारे गोरे तो नहीं रहते। लक का पति उसकी बात टालते हुए अपनी नई जगह और नए घर की और तारीफ करने लगता है। 3012 पाल्मर ड्राइव कॉम्पटन की एक कॉलोनी के एक घर में एक गोरी महिला बैटी अपनी दोस्त से फोन पर बात कर रही होती है। तभी वो खिड़की के बाहर देखती है तो एक औरत एक घर से फॉर सेल का बोर्ड हटा रही होती है। तो बैटी उत्सुकता से बाहर जाती है और उस औरत से पूछने लगती है कि जो यहाँ पर नए लोग आने वाले हैं वो कैसे हैं। तो वो औरत बताती है कि उनकी 2 बेटियां हैं और वो काम करते करते घर के अंदर चली जाती हैं। तब तक बैटी की दोस्त लोग भी वहाँ पहुँच जाती हैं और वो बैटी से नए लोगों के बारे में पूछने लगती हैं। वहाँ लक का परिवार भी कॉम्पटन में पहुंचकर काफी खुश होता है। बड़ी बड़ी इमारतें उनका ध्यान अपनी तरफ खींच रही थी। वो लोग काफी खुश थे और कुछ समय बाद वो लोग ड्राइव करते करते पाल्मर ड्राइव तक पहुंच ही जाते हैं। ड्राइव करते करते जब वो लोग कॉलोनी के अंदर जा रहे थे तो वहां पर लक को एक भी निग्रो नहीं दिखाई देता और वो गोरे लोग उन्हें इस तरह से देख रहे थे कि मानो उन्होंने आज से पहले कभी निग्रो ना देखा हो और ना वो कभी देखना चाहते हो। वो लोग उन्हें घूरे जा रहे थे। एक भी निग्रो को वहां ना पाकर लक का मूड खराब होने लगता है। बैटी और उसके दोस्त हाउस 3011 के बाहर गाड़ी आते हुए देख उठकर बाहर देखने लगते हैं कि ये नए लोग कौन है। लेकिन जब वो एक निग्रो फैमिली को अपने घर के बाहर देखते हैं तो उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है। लक की फैमिली इस नए घर को देखकर काफी खुश होती है और काफी एक्साइटेड होती है, लेकिन बैटी और उसके दोस्त और पूरे पाल्मर ड्राइव के लोग उनके यहाँ आने से बिल्कुल खुश नहीं थे और बैटी को तो कुछ ज्यादा ही सदमा लगा था। वो गोरी औरत लक के परिवार को उनका घर दिखाती है। बच्चे अपना रूम देखने चले जाते हैं और हमेशा की तरह ग्रेसी अपने रूम में मिस वीरा वाली बुक पढ़ने लगती है, लेकिन तभी उनका कुत्ता भौंकते भौंकते बाहर भागने लगता है और ग्रेसी भी उसके पीछे भागने लगती है। वो कुत्ता एक दरवाजे के सामने खड़े होकर भौंकने लगता है। ग्रेसी उस दरवाजे को खोलती है तो पता चलता है कि वो बेसमेंट का दरवाजा है। कुत्ते के भौंकने की वजह से वहां पर सभी लोग आ जाते हैं और वो गोरी औरत बताती है कि आप लोग काफी खुशकिस्मत हैं क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर घरों में बेसमेंट नहीं होते। लक घर के पेपर्स को देखती है तो उनमें से एक पेपर में लिखा होता है कि इस इलाके में निग्रोस का रहना मना है। तो वो उस गोरी औरत से कहती है कि अगर आपने हमें ये पहले बता दिया होता तो हम इतनी दूर से यहाँ पर कभी नहीं आते। वो औरत कहती है कि मेरे आपके पति से बात हो चुकी है और अब ये चीजें मान्य नहीं है, ये घर अब आपका है।
लक का ये सब सुनकर दिमाग खराब होने लगता है, तो वो बाहर के कमरे की तरफ चली जाती है। वो खिड़की से बाहर देखती है तो गोरे लोगों ने उसके घर के बाहर भीड़ लगा रखी होती है। गोरे लोग पूरे दिन उनके घर के बाहर भीड़ लगा कर रखते हैं। रात को हेनरी की आंखें खुलती हैं तो उसे लक बेड पर नहीं दिखती। वो उसे ढूंढने के लिए रूम से बाहर निकलता है तो उसे लक डिनर टेबल पर गन में गोली लोड करती हुई नजर आती है। हेनरी उसे कहता है, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही? लक उसे कहती है, आधी रात हो चुकी है और घर के बाहर 5 गोरे खड़े हैं। तो नहीं, और अगर किसी भी गोरे ने कुछ हरकत करने की कोशिश की तो मैं उन्हें चेतावनी नहीं दूंगी। हेनरी कहता है, जब हमने ये गन खरीदी थी तो हमने एक वादा किया था कि ये गोरे अब हमसे कुछ नहीं छीन पाएंगे। मेरी बेटियों को वो सब मिलेगा जिनकी वो हकदार हैं। हम अब और नहीं भागेंगे। ये कॉम्पटन किसी के बाप का नहीं है। अगली सुबह बैटी और उसकी दोस्त और काफी सारी गोरी महिलाएं हाउस 3011 के बाहर कुर्सियां लगाकर बैठ जाती हैं और रेडियो चालू कर देती है। एक औरत कहती है कि निग्रोस को शायद गाना बजाना पसंद है, तो बैटी कहती है, पर इस तरीके से नहीं। हेनरी ये तमाशा देखकर सीधा अपनी बीवी के पास जाता है। लक उससे कहती है कि तुमने कल रात सही कहा था कि अब हम और नहीं भागेंगे। हेनरी कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं 2-3 दिन की छुट्टी ले सकता हूँ और तुम्हारे साथ यहाँ पर रुक सकता हूँ। लक कहती है कि आज तुम्हारे काम का पहला दिन है तो आज तो तुम्हें जाना ही होगा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी नौकरी में जाने से पहले ही तुम्हारी नौकरी छूट जाए। हेनरी जब ऑफिस पहुंचता है और रिसेप्शनिस्ट को अपना नाम बताता है तो वो रिसेप्शनिस्ट बिना कुछ सुने ही उसे कह देती है कि किचन 3rd फ्लोर पर है और अपनी कॉल पर बात करने लग जाती है। हेनरी के बार बार कहने पर भी वो यही जवाब दे रही थी। फिर हेनरी उसे बताता है कि मैं हेनरी एमरी हूँ, इंजीनियर डिपार्टमेंट से। तो ये सुनकर उस गोरी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसी समय एक नीग्रो जो कि फूड डिपार्टमेंट से होता है वहीं से गुजर रहा था, तो वो उस गोरी से कहता है कि मैम मैं इन्हें छोड़ देता हूँ। तो वो हेनरी को वहां से ले चलता है। वो नीग्रो हेनरी से पूछता है कि तुम कॉम्पटन में कहाँ रहते हो, तो हेनरी उसे अपने इलाके के बारे में बताता है। ये सुनकर वो नीग्रो हेनरी से कहता है कि संभल कर रहना, वहाँ के गोरे काफी बुरे हैं। पिछली बार उन्होंने हमारे ही एक नीग्रो भाई के परिवार को काफी परेशान किया था और उसकी बीवी तो पागल ही हो गई थी। फिर वो नीग्रो हेनरी को उसके ऑफिस तक छोड़ता है और उससे कहता है कि इन्हें दिखा दो कि हम क्या चीज हैं, और वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद हेनरी भी अपने ऑफिस में चला जाता है और वहाँ घर पर उन गोरी औरतों ने अपना तमाशा चालू रखा था। लक अपने बच्चों से कहती है कि इन पर ध्यान मत दो, और फिर वो अपनी बड़ी बेटी रूबी को स्कूल बस तक छोड़ के आती है। घर आने के कुछ देर बाद वो अपनी छोटी बेटी के कमरे में जाती है। ग्रेसी लक से कहती है कि उसे भी स्कूल जाना है, तो लक कहती है कि कुछ ही दिनों में किंडरगार्टन के एडमिशन खुलने वाले हैं। लक ग्रेसी के हाथ में मिस वीरा की किताब देखकर कहती है कि जल्द ही तुम्हें असली टीचर मिलने वाली है। ग्रेसी कहती है कि मिस वीरा ने मुझे एक गाना सिखाया है, क्या मैं आपको सुनाऊं? तो लक कहती है जरूर। उसके बाद ग्रेसी गाना चालू कर देती है। वो वही गाना होता है जो स्टार्टिंग में उस बूढ़ी औरत ने गाया था। ये गाना सुनकर लक का माइंड ट्रिगर हो जाता है और उसे वही पुरानी चीजें याद आने लगती हैं और उसे अपनी बेटी भी अजीब सी दिखाई देने लगती है। लक उसे गाना रोकने के लिए कहती है, पर ग्रेसी गाना नहीं रोकती। लक ग्रेसी को झंझोड़ कर उससे पूछती है कि तुम्हें ये गाना किसने सिखाया? ग्रेसी कहती है मिस वीरा ने। लक कहती है मिस वीरा बस तुम्हारी किताबों में है, बताओ तुम्हें ये बेहुदा गाना किसने सिखाया? ग्रेसी कहती है मैं बता चुकी हूँ। लक ग्रेसी को चाटा मारने वाली होती है कि वो रुक जाती है और उसे गले लगा लेती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो। तो ग्रेसी कहती है कोई बात नहीं, अब आप पागल नहीं है ना माँ? इसके बाद लक अपने कमरे में चली जाती है और अपने बेड के नीचे से एक बॉक्स निकालती है। उस बॉक्स के अंदर एक मुलायम सा कपड़ा होता है जिसे वो काफी प्यार से अपने चेहरे पर लगाती है। फिर वो उस बॉक्स को उठाकर नीचे बेसमेंट में ले जाकर रख देती है। उसी रात को कॉलोनी वाले एक मीटिंग बिठाते हैं जिसमें वो नए आए निग्रो परिवार को वहां से भगाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। औरतें अलग जगह मीटिंग कर रही होती हैं और आदमी अलग जगह। हर आदमी अपने अपने सुझाव देता है और एंड में वो कुत्ते से शुरुआत करने पर सहमत होते हैं। घर आते वक्त बैटी अपने पति से कहती है कि हमें कैसे भी उस नीग्रो परिवार को यहाँ से भगाना होगा। हम इस कॉलोनी के सबसे पहले आए लोगों में से एक हैं। ये कॉलोनी हमारा घर है, हम इसे गंदा नहीं होने दे सकते। लक और उसका परिवार नाच गाना करके खा पी कर रात को सो जाता है। आधी रात को ग्रेसी की आंखें खुलती है तो उसे उसका कुत्ता सार्जेंट अपने सामने दिखाई नहीं देता, तो वो उसे अपने घर में ढूंढने लगती है। बाहर डाइनिंग टेबल पर उसे एक औरत बैठी हुई दिखाई देती है। वो औरत धीरे धीरे ग्रेसी के पास आती है और फिर उसका गला दबाने लगती है।
अगली सुबह लक उठने के बाद अपने बच्चों के कमरे में उन्हें देखने जाती है। तभी लक की नजर ग्रेसी के गले पर पड़ती है तो लक ग्रेसी से पूछती है कि ये किसने किया। ग्रेसी बस एक ही चीज कही जा रही थी, वो सार्जेंट को ले गए, वो सार्जेंट को ले गए। तब तक हेनरी भी वहां पहुंच जाता है। लक उसे बताती है कि घर में कोई घुस आया है। हेनरी उन्हें कहता है कि तुम लोग यहीं पर रुको और वो घर को चेक करने लगता है। तभी वो देखता है कि बेसमेंट का दरवाजा खुला हुआ है। वो नीचे जाकर देखता है तो वहाँ सार्जेंट की लाश पड़ी होती है। वो चिल्लाकर कहता है कि नीचे कोई मत आना और ऊपर भागता है। बच्चियां सार्जेंट को देखने के लिए उस तरफ भागती हैं पर हेनरी उन्हें पकड़कर रोक लेता है। लक का दिमाग ये सब देखकर फिर सा जाता है। उसे उन गोरे लोगों की हरकतें याद आने लगती हैं। वो अपने कमरे में जाती है और अपनी गन लेकर घर से बाहर निकल जाती है। बाहर वो गन दिखाकर चिल्लाने लगती है कि वो किसी को नहीं छोड़ेगी। किसी ने अगर उसे और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उनके साथ बहुत बुरा होगा। गोरी औरतें ये देखकर घबरा जाती हैं। लक काफी गुस्से में होती है। तभी हेनरी और उसकी बेटियां लक को पकड़कर अंदर ले जाते हैं।